हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसकी असफलता के क्या कारण हुए और असफल होने के बावजूद भी उसके जो परिणाम निकले उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हम देख चुके हैं कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे और 1857 की जो क्रांति थी उसका क्या नेचर था और उसकी क्या प्रकृति थी। उसके बारे में हम पिछले अध्याय में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ये थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर राजश्री इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के महत्वपूर्ण जो कारण थे उनकी। इसकी हम विस्तार से यहाँ चर्चा। जब हम बात करते हैं इसके असफलता के कारणों की तो सबसे पहले बात आती है वो है कि यह विद्रोह स्थानीय, सीमित और असंगठित था। अर्थात ये कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहा। जैसे बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। नर्मदा नदी के दक्षिण के प्रदेश में ज़्यादा तौर पर यह विद्रोह नहीं फैल पाया। सिंध और राजस्थान शांत रहे और नेपाल की सहायता बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई। अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद भी मित्रवत बना रहा। जॉन लॉरेंस ने पंजाब को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा। पश्चिम बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली तथा नर्मदा और चंबल के मध्य के प्रदेश ही सबसे अधिक प्रभावित हुए। अर्थात हम देख सकते हैं कि भारत का बहुत थोड़ा प्रदेश ये स्थानीय स्तर पर ही ये विद्रोह हुआ और वो भी ज़्यादा संगठित नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ों को इसको दबाने में बहुत अधिक ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और उन थोड़े दिनों में ही उसने इस संघर्ष को दबा दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कारण आता है वो है अंग्रेज साम्राज्य के साधन विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। अर्थात उनके पास क्या थे, भारतीय विद्रोही के पास बहुत बंदूकें बहुत कम थी और उन्होंने किसके द्वारा, तलवारों और भालों से युद्ध लड़ा। दूसरी ओर अंग्रेज सेना आधुनिकतम हथियार जैसे एनफील्ड राइफल से लैस थी। नाना साहब ने तो एक बार कहा था कि ये नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। दूसरा, विद्युत तार व्यवस्था द्वारा मुख्य सेनापति विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत रहे। ठीक है, विद्रोहियों का शमन करने के लिए सामूहिक योजना बनाई गई। तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उनके पास संसाधन अधिक थे और भारतीयों के पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में कम थे और जो थे वो आधुनिक नहीं थे, इसलिए वो अपनी योजना में ज़्यादा सफल नहीं रहे। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है वो है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इससे स्पष्ट है कि जो देशी राजा थे, जो सामंत थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कैनिंग ने बहुत बुद्धिमत्ता से कार्य लिया तथा उसने भारतीय राजाओं से निश्चित प्रतिज्ञा कर उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। इसी कारण विद्रोह के बाद जब विद्रोह का दमन हो चुका था, अनेक भारतीय राजाओं को पुरस्कृत किया गया। जैसे निजाम को बराड़ का प्रांत लौटा दिया, उसके सभी ऋण माफ़ कर दिए गए। सिंधिया, गायकवाड़ और राजपूत राजाओं को भी कुछ पुरस्कार मिले। विद्रोह का जो गठन था वो भी ठीक नहीं था। विद्रोह के नेताओं में वीरता की कमी नहीं थी, परंतु अनुभव क्षमता, संगठन की शक्ति आदि की उनमें कमी थी। छापा मारने से जो स्वतंत्रता लौट नहीं सकती थी। विद्रोह समाप्त होने के पश्चात जो अनेक आयोग और जांच समितियां नियुक्त की गई, उनमें से किसी को भी विद्रोह के पीछे योजनाबद्ध कार्यक्रम के कोई महत्वपूर्ण परिणाम या ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले। बहादुर शाह द्वितीय के अभियोग ने तो यह भी सिद्ध कर दिया कि यह विद्रोह उसके लिए उतना ही आकस्मिक था जितना अंग्रेजों के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि विद्रोहियों के सम्मुख विदेशी विरोध भावना के अतिरिक्त कोई समान उद्देश्य नहीं था। दिल्ली में बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया गया और ग्वालियर ने नाना साहब को पेशवा। हिंदू मुस्लिम मतभेद समान शत्रु के सम्मुख निष्क्रिय तो हो गए परंतु समाप्त नहीं हुए।
कृषकों और निम्न जाति के लोगों ने कोई सक्रिय सहानुभूति नहीं दिखाई। बम्बई और मद्रास में भर्ती किए गए सैनिक प्राय इतने जितने मात्रा में नहीं थे जितनी उनकी आवश्यकता थी। सौभाग्यवश कंपनी को लॉरेंस बंधु, निकलसन, आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड जैसे विशेष योग्य व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त हुई, जिन्होंने लंबा अनुभव विश्व के अनेक प्रदेशों में प्राप्त कर रखा था। उन्होंने अनेक कठिनतम युद्ध लड़े थे, लेकिन भारतीयों में ऐसा कोई अनुभवी सेनापति नहीं था जो उनके बराबर अनुभव प्राप्त कर सके। इन सब कमियों के कारण हमारा जो 1857 का क्रांति थी या जो विद्रोह था उसको वो इतना सफल नहीं हो पाया और उसको दबा दिया गया। अब हम बात करेंगे कि यद्यपि ये विद्रोह असफल रहा, इसके बावजूद भी विद्रोह में के बाद अनेक ऐसे प्रभाव पड़े जिससे ये कहा जा सकता है कि ये विद्रोह जितना जिंदा होने पे इतना फ़ायदेमंद नहीं था जितना मृत होके ये फ़ायदेमंद था, क्योंकि इसके बाद भारतीय प्रशासन में अनेक परिवर्तन आए, अंग्रेज़ों की नीतियों में अनेक परिवर्तन आए। इसको हम इसके प्रभाव या प्रमाण के रूप में इसमें देख सकते हैं। इसमें जो सबसे प्रथम बात करेंगे वो थे 1857 के भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और अब ऐसा कहा गया कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो ब्रिटिश कंपनी थी उससे छीनकर सीधा ब्रिटिश राज मुकुट को या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब भारत में दोहरा शासन जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था जो भारत के शासन को देखता था, लेकिन 1858 की घोषणा के बाद सीधा जो अंग्रेज़ सरकार थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो भारतीय मामलों के लिए क्या हो गई, उत्तरदायी हो गई। महारानी की घोषणा के अनुसार अब क्षेत्रों का सीमा जो विस्तार था उसकी नीति समाप्त कर दी गई, अर्थात अब जो अंग्रेज थे वो भारतीय किसी भी राज्य को नहीं जीतेंगे, ऐसी महारानी के द्वारा घोषणा की गई। स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। अंग्रेजी प्रजा की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया गया, अर्थात उनको क्षमा का अधिकार दे दिया गया। अब जो तालुकेदार थे जिन्होंने बड़े विद्रोह में भाग नहीं लिया था, उन्होंने उनकी जागीरों को पुनः स्थापित कर दिया गया था। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि अब जो अंग्रेज़ नीति थी वो भारतीयों में ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बड़े जो जागीरदार थे, जो सामंत थे, जो राजा थे, उनमें अपना विश्वास कायम करने की रही थी। एक था 1858 की घोषणा से में ये विश्वास दिलाया गया कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों को जिनके लिए वह अपनी योग्यता रखती है हमारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। इसीलिए 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ करेगी ताकि भारत के लोग या भारत के अलावा जो अन्य उपनिवेश हैं अंग्रेजों के, उनसे योग्य व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। इसके अलावा इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, इसलिए भारतीय सेना का अब पुनर्गठन किया गया। अब विभाजन और प्रतितोलन अर्थात डिवीज़न एंड काउंटरपॉइज की नीति पर ध्यान दिया गया। 1861 की सेवा सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी की भारतीय सेना सरकार को यूरोपीय सेना जो थी वो सरकार को हस्तांतरित कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों को समय समय पर इंग्लैंड भेजकर उनका निरंतर नवीनीकरण किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों की 1857 से पहले की संख्या जो 40,000 थी अब क्या कर दी गई, अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सेना की संख्या जो 2,38,000 थी वो 1,40,000 कर दी गई। अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया, 1:2 रखने का निश्चय किया गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में 1:3 का रखा गया। अर्थात अब जो भारतीय थे उनकी सेना में उसकी संख्या कम करने का निश्चय किया गया और यूरोपियनों का बढ़ा दिया गया। सेना और तोप खाने के उच्च पदों पर अब किसको नियुक्त किया गया, अब सिर्फ यूरोपियों के लिए वो आरक्षित कर दिए गए ताकि भविष्य में भी अगर कोई ऐसा विद्रोह हो या ऐसी कोई हो तो अंग्रेजों को इसमें ज़्यादा कठिनाई न आए।
इसके अलावा जो 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया और इसके द्वारा भारतीय प्रशासन में जो परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अब 1857 की प्रसिद्ध टिप्पणी में सर बॉटल फ्रेयर ने ये मत व्यक्त किया था कि विधान परिषदों में स्थानीय तत्व को सम्मिलित करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा विश्वास किया गया कि भारतीयों को विधान कार्य में सहकारी बनाने से शासक भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे और उनको एक भ्रम दूर करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों में कुछ हद तक भारतीयों को नॉमिनेट करने की व्यवस्था की गई। इस विद्रोह के भावनात्मक प्रभाव सबसे दुर्भाग्यपूर्ण थे, क्योंकि जातीय कटुता इस संघर्ष की सबसे बड़ी प्रभाव बन के सामने आई। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में साम्राज्यवाद के एजेंटों ने समस्त भारतीय लोगों को अविश्वसनीय ठहरा दिया और उन्हें अपमान, तिरस्कार और निंदनीय व्यवहार का भागी बनना पड़ा। जो इसके बाद जो नवीन साम्राज्यवाद जो हुआ, उसका औचित्य ये था कि श्वेत व्यक्ति का बोझ के दर्शन और अंग्रेजों की भारत को सभ्य बनाने की भूमिका द्वारा सिद्ध किया गया। अब दोनों जातियों में खाई जो चौड़ी होती चलेगी। दोनों जाति कौन सी? अंग्रेज जाति श्वेत और भारतीय काले। और ये कभी कभी राजनीतिक विवादों, प्रदर्शनों और हिंसा के कार्यों में परिवर्तित हो गई। 1857 के विद्रोह ने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए, क्योंकि अब जो पहले अंग्रेज जो कंपनी थी वो प्रादेशिक विस्तार कर रही थी, अब उसका अंत हो गया था। अब एक नया युग हुआ, वो था आर्थिक शोषण का युग शुरू हुआ। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया और अब जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में जो आर्थिक जो दोहन था उसकी नीति को चालू किया और अब उसने भारत को एक अधिक पिछड़ा उपनिवेश बनाने की कोशिश चालू कर दी, क्योंकि भारत से निरंतर वो व्यापार करके यहाँ से धन ले जाते रहे और ब्रिटिश कंपनियों में जो माल था उसको लाकर यहाँ बेचते रहे। इससे भारत का धन निरंतर ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति थी उसमें दोहन होता रहा और ब्रिटेन धीरे धीरे धनी हो गया और भारत धीरे धीरे पंगु होता चला गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसके अनेक प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम हमारे सामने प्रकट होते हैं। और उसके आगे हम देखते हैं कि जो 90 साल का संघर्ष और आगे होता है और भारत 1947 में विजय प्राप्त कर लेता है। ये तो स्पष्ट हो गया था अंग्रेजों में कि अब भारतीय हैं वो अब इस संघर्ष के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और वो अब उनमें एक जागृति आ चुकी है और वो भारतीय जो उपनिवेश है जो भारत को बना रखा है उसको अब अंग्रेजों को धीरे धीरे ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ा था। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगली बार हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।